तो अभी तक हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ रहे थे। आइंस्टीन के जो एक्सप्लेनेशन थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, तो उन्होंने जो कहा था, अपनी जो इक्वेशन बताई थी, पहले वो इक्वेशन एक बार रिवाइज कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन और उसके आगे के आर्टिकल करने शुरू होते हैं। उन्होंने कहा था कि गिरने वाले फोटोन की जो एनर्जी है उसका एक पार्ट तो वर्क फंक्शन में खर्च हो जाएगा और जो बचेगा वो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी के रूप में मिल जाएगा। गिरने वाले फोटोन की एनर्जी का एक हिस्सा वर्क फंक्शन में खर्च हो जाएगा और एक बचा हुआ हिस्सा इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगा एज अ काइनेटिक एनर्जी। यानी कि उन्होंने कहा था कि अगर ये मेटल सरफेस है और ये फोटोन आया और ये फोटोन आकर इस इलेक्ट्रॉन से कोलाइड किया, तो एक हिस्सा इलेक्ट्रॉन को सतह तक लाने में खर्च हो जाएगा इसकी एनर्जी का, एक हिस्सा इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक लाने में खर्च हो जाएगा, ये हो गया वर्क फंक्शन, ठीक है ना। और दूसरा हिस्सा जो होगा वो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी के रूप में मिल जाएगा और इलेक्ट्रॉन सरफेस से चला जाएगा बाहर। यानी कि ये जो E है इज इक्वल टू W प्लस काइनेटिक एनर्जी। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन गया फोटोन की एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, और फोटोन की एनर्जी को h न्यू कहा जाता है, मालूम है तुम लोगों को, तो h न्यू माइनस W। सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय h न्यू माइनस W। यह आइंस्टीन की एनर्जी की इक्वेशन है और इसके लिए इसका जो इंटरसेप्ट है वो नेगेटिव है और जो स्लोप है वो पॉजिटिव है। यानी कि फ्रीक्वेंसी और इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के बीच जो ग्राफ होगा वो ऐसा होगा जिसमें स्लोप पॉजिटिव है और इंटरसेप्ट देखें तो नेगेटिव है। ये हिस्सा डॉटेड बनाया जाता है। ये हिस्सा डॉटेड क्यों बनाया जाता है? क्योंकि हमने बताया था कि यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी होती है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, वो हाँ मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, और ये फोटोन की फ्रीक्वेंसी होती है, ये फोटोन की फ्रीक्वेंसी है, गिरने वाले फोटोन की फ्रीक्वेंसी ये, ठीक है ना, और ये मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। तो जब फोटोन की फ्रीक्वेंसी, बात को समझना ध्यान से, जब फोटोन की फ्रीक्वेंसी मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, और ज़्यादा होगी तो भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। लेकिन जब फोटोन की फ्रीक्वेंसी मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी, देखिए ये फ्रीक्वेंसी के फोटोन, इन फ्रीक्वेंसी के फोटोन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देंगे ही नहीं, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है। इसलिए जिन फोटोनों की फ्रीक्वेंसी इस रेंज में होगी वो फोटोन कभी भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दे पाएंगे, नहीं करा पाएंगे। इसलिए ये हिस्सा होता ही नहीं है एक्चुअली, इसलिए इसको डॉटेड बनाना पड़ता है। लेकिन बनाया क्यों जाता है? बनाया इसलिए जाता है कि हमें इंटरसेप्ट दिखाना है कि ये जो लेंथ है वो वर्क फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है ना, ये लेंथ वर्क फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। तो सवाल कुछ इस प्रकार के पूछे गए जो हमने डिस्कस भी किए थे कि दो मेटल्स के लिए ग्राफ बनाइए, काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के ग्राफ दो मेटल्स के लिए बनाइए जिसमें एक मेटल का वर्क फंक्शन कम हो और एक का ज़्यादा हो। तो अगर ये कहा गया कि वर्क फंक्शन मेटल ए का कम दिखाना है और बी का ज़्यादा दिखाना है, तो एक ग्राफ ये बनेगा, एक ग्राफ ये बनेगा, ये ए के लिए होगा और ये बी के लिए होगा। क्योंकि पीछे बढ़ाने पर देखिए तो ए का वर्क फंक्शन कम है और बी का वर्क फंक्शन ज़्यादा है, और दोनों ग्राफ का स्लोप सेम रहेगा क्योंकि इस ग्राफ का जो स्लोप है वो न्यू है, एच है मतलब, ठीक है ना, स्लोप एच है और एच एक कांस्टेंट है जिसको कहते हैं प्लैंक कांस्टेंट। यानी कि दोनों ग्राफ एक दूसरे के पैरेलल होंगे। चलिए अब इसके आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिए, इसके क्वेश्चन हम लोग करेंगे। Threshold wavelength for a metal is 400 nanometer. Threshold wavelength 400 nanometer. 400 नैनोमीटर, नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करेंगे तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, नैनोमीटर में 10 का मल्टीप्लाई करने से एंगस्ट्रॉम में कन्वर्जन हो जाएगा, तो ये बनेगा 4000 एंगस्ट्रॉम। ये है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ मेटल। अब फाइंड वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन
टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो इलेक्ट्रॉन हमें निकलवाना है उसकी काइनेटिक एनर्जी हम चाहते हैं 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, तो हमें कितनी वेवलेंथ का फोटोन गिराना पड़ेगा, ये मेरा क्वेश्चन है। तो आइंस्टीन की एनर्जी वाली जो इक्वेशन है वो है एच न्यू माइनस डब्ल्यू, और एच न्यू को हम लोग लिख सकते हैं एच सी बाई लेमडा, और माइनस डब्ल्यू को हम लोग लिख सकते हैं एच सी बाई लेमडा नॉट, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 12400 अपॉन ये लेमडा हमको फाइंड करना है, और 12400 अपॉन ये रहा आपका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ मेटल। ये पूरी इक्वेशन हमारी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बन रही है, क्योंकि हमने इसको किस में रखा है, वेवलेंथ को किस में रखा है, एंगस्ट्रॉम में। तो ये सारी जो दोनों जो एनर्जीज हैं वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होंगी, और इसको हम कितना चाहते हैं, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहते हैं, ठीक है ना। तो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 12400 अपॉन ये वेवलेंथ फोटोन की है जो हमें निकालनी है। और ये देखिए यहाँ पर ये आ जाएगा पॉइंट, यहाँ पर 12.4 और बाई 4 पॉइंट यहाँ क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये 3 जीरो, ये 3 डेसिमल पॉइंट पीछे की तरफ ले जाएगा। तो ये हो गया, कितना हो गया बताइए, 3.1। तो इसका आगे सोल्यूशन यहाँ नोट कर रहे हैं, देखिए ये हो गया 1.5 इज इक्वल टू 12400 अपॉन लेमडा, ये हमको फाइंड करना है, और माइनस ये हो गया 3.1। इस तरीके से 12400 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू 1.5 प्लस 3.1, तो ये कितना हो गया, 4.6 हो गया। 12400 बाई लेमडा। सो फोटोन की वेवलेंथ हो जाएगी 12400 अपॉन 4.6। डेसिमल हटा के इसको डिवाइड कर लीजिए, ये देखिए एक जीरो बढ़ा के डेसिमल हटा लिया और ये बन गया 46, और इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आंसर लिखा हुआ है 2700 एंगस्ट्रॉम। दिस विल बी द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन ऑन मेटल सरफेस। जल्दी नोट कर लीजिए। मेटल की थ्रेशोल्ड वेवलेंथ 400 नैनोमीटर दी गई थी, वेवलेंथ नैनोमीटर में थी, और 1 नैनोमीटर में 10 एंगस्ट्रॉम होते हैं। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉम होते हैं, तो इतने नैनोमीटर में इतने इंटू 10 एंगस्ट्रॉम होंगे, यानी कि 4000। जो इलेक्ट्रॉन हमें निकलवाना है, जो फोटो इलेक्ट्रॉन हमें निकलवाना है, उसकी काइनेटिक एनर्जी है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमने आइंस्टीन की इक्वेशन का यूज़ किया, क्योंकि हमें वेवलेंथ तक सवाल को पहुंचाना है, तो हम इसको न्यू को सी बाई लेमडा, और डब्ल्यू तो होता ही है एच सी बाई लेमडा। इसकी वैल्यू अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देखें तो 12375 होती है, लेकिन कैलकुलेशन में आसानी के लिए हम लोग 12375 को ज़्यादातर सवालों में हम लोग कैलकुलेशन में आसानी के लिए 12400 मान लेते हैं। ये इसके बहुत करीबी है, इसलिए आंसर में ज़्यादा अंतर नहीं आता है। इस तरह कर लेते हैं, देखिए ये हो गया, ये रख दिया, इसको डिवाइड कर लिया, इसकी वैल्यू आ गई है 3.1, इसको इधर लेकर आ गए हैं और ये यहाँ तक पहुँच गए, और फिर लैम्डा इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस के डिवाइड किया और ये आ गया 2700 एंगस्ट्रॉम। तो सवाल ये अच्छा है, आने लायक सवाल ऐसे ही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हम जो फोटोन गिरा रहे हैं इस मेटल की सरफेस पर वो है 4.8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, और मीटर को हम एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लें, यही अच्छा रहेगा। तो 10⁻7 मीटर को हमने 10⁻10 का मल्टीप्लाई करके एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लिया।
ऐसा इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि सभी लोग जानते हैं 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं, 10⁻10 एंगस्ट्रॉम होते हैं, ठीक है ना। मीटर बहुत बड़ी यूनिट है लेंथ की और एंगस्ट्रॉम बहुत ही छोटी यूनिट है लेंथ की, ठीक है। तो 1 मीटर में इतने एंगस्ट्रॉम, तो इतने मीटर में इतने इंटू 10⁻10 एंगस्ट्रॉम, तो ये 4.8 इंटू 10⁻3 एंगस्ट्रॉम, जिसे हम लोग कह सकते हैं 4800 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। चलिए अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो कि आइंस्टीन ने दिया था hν माइनस W, और क्योंकि गिरने वाले फोटोन की वेवलेंथ दी है तो इसको हम hc/λ तक ले जाएंगे। अगर गिरने वाले फोटोन की फ्रीक्वेंसी दी होती तो हम लोग यहीं से इसको सॉल्व कर लेते, लेकिन क्योंकि गिरने वाले फोटोन की वेवलेंथ दी हुई है इसलिए हम लोग इसको न्यू को c/λ करेंगे, ये हो जाएगा hc/λ, ठीक है ना। और फिर हम लोग 12,400 और लैम्डा क्वेश्चन में दिया हुआ है 4800 एंगस्ट्रॉम, और वर्क फंक्शन दिया हुआ है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है और ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। कैसे मालूम पड़ा कि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, जैसे ही हम ऊपर 12400 लिखते हैं hc की जगह पर, तुरंत ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल जाता है, बशर्ते कि लैम्डा को किस में रखा जाए, एंगस्ट्रॉम में। तो ये आ गया लगभग 2.6 एंगस्ट्रॉम और ये है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 2.6 माइनस 2.3 मतलब निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। जल्दी से नोट करें। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये भी सवाल ठीक है, रिलेवेंट क्वेश्चन है, आने लायक क्वेश्चन है, ठीक है ना। बहुत आसान नहीं है, बहुत कठिन नहीं है, समझ के चलने की बात है। जब भी हमें अपने सोल्यूशन को वेवलेंथ से निकालना होगा तो हम hν को की जगह पर hc/λ करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब आ जाइए मिल्कन्स एक्सपेरिमेंट की बात कर लेते हैं। मिल्कन्स एक्सपेरिमेंट, मिल्कन्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने एक डिस्क लिया और इस डिस्क में उन्होंने अलग अलग प्रकार के मेटल्स लगा दिए। जैसे यहाँ पर सीजियम लगा दिया, यहाँ पर पोटेशियम लगा दिया, यहाँ मान लो कि कॉपर का लगा दिया। वो ये देखना चाहते हैं कि कौन सा मेटल किस प्रकार से फोटो इलेक्ट्रॉन निकालता है, ठीक है ना। इस प्रकार से वो कई एक ही एक्सपेरिमेंट में कई एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं। इनसे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, तुम्हें एक बार में एक मेटल को देखो, इसको केवल देखो, ठीक है। और इन्होंने एक सर्किट भी कंप्लीट करा दिया इस प्रकार से, बैटरी लगाकर सर्किट भी कंप्लीट करा दिया। इधर उन्होंने चैम्बर में सब बंद कर दिया, इधर एक इलेक्ट्रोड इन्होंने ले लिया और इस सभी को पूरे एक चैम्बर में बंद कर दिया जिससे कि डिस्टरबेंस ना हो कहीं बाहर से, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि ये जो मेटल आप देख रहे हैं इसके ऊपर अल्ट्रावायलेट फोटोन गिरा है, यूवी रेडिएशन, यूवी फोटोन, यूवी रेडिएशन, ये फोटोन गिरा है। फोटोन गिराने से यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले। तो अपने एक्सपेरिमेंट के पहले स्टेप में उन्होंने क्या किया, पहले स्टेप में उन्होंने ये किया कि Va माइनस Vc, ये कैथोड हो गया, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इसलिए उन्होंने Va माइनस Vc, जिसको हम लोग कहते हैं Vac, उन्होंने इसको कैसा रखा बताइए, पॉजिटिव रखा। यानी कि इसका पोटेंशियल पॉजिटिव रखा, इसका पोटेंशियल नेगेटिव रखा, तो इलेक्ट्रॉन तेजी से खींचे गए और ठीक ठाक यानी कि अच्छी वैल्यू बनी करंट की। गैल्वेनोमीटर यहाँ लगा हुआ है, इससे वो जान जाते थे कि करंट कितना आ रहा है, ठीक है। और उन्होंने एक उनके एक्सपेरिमेंट को देखकर एक ग्राफ भी प्लॉट किया जाता है जो हम यहाँ पर शो कर रहे हैं। यहाँ पर Vac को शो किया गया है, मतलब Va माइनस Vc की वैल्यू है ये, ठीक है। और ये है फोटो करंट,
तो जब उन्होंने VA माइनस VC को पहले तो उन्होंने 0 रखा, VA माइनस VC को उन्होंने पहले तो 0 रखा, यानी कि दोनों का पोटेंशियल बिल्कुल बराबर रखा। तभी कुछ इलेक्ट्रॉन वहाँ पहुँच गए, हाँ कुछ एनर्जी वाले फोटॉन ए प्लेट पर पहुँच गए और सर्किट को उन्होंने पूरा कर दिया और थोड़ी सी फोटो करंट जनरेट हुई। ठीक है ना, ये देखिए जब ये 0 है तब भी थोड़ी फोटो करंट बन रही है। क्यों बन रही है? क्योंकि कुछ ज़्यादा एनर्जी वाले फोटो इलेक्ट्रॉन अपने ही आप बिना किसी की मदद के ए पर पहुंच जा रहे हैं और थोड़ी सी फोटो करंट जनरेट हो रही है। उन्होंने अपने अगले स्टेप में इस वैल्यू को पॉजिटिव बनाया, यानी कि इसको हाई पोटेंशियल और इसको लो पोटेंशियल बनाया। तो इलेक्ट्रॉन खींचे गए बहुत तेजी से, इलेक्ट्रॉन तेजी से खींचे गए और फोटो करंट बढ़ा। ठीक है ना, उन्होंने फिर VAC को और पॉजिटिव बनाया और मोर पॉजिटिव बनाया, और ज़्यादा पॉजिटिव बना दिया तो और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचे गए। लेकिन एक ऐसी कंडीशन आई जब जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे उतने पूरे पहुंच जा रहे थे, तो करंट का बढ़ना बंद हो गया। करंट का बढ़ना क्यों बंद हो गया? क्योंकि अगर 10⁵ इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे तो 10⁵ इलेक्ट्रॉन पहुंच जा रहे थे, तो इलेक्ट्रॉनों के फ्लो में कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा था, तो फोटो करंट कांस्टेंट हो गया और इसे हम लोग कहते हैं सैचुरेशन फोटो करंट। अब उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को पलटना शुरू किया। जब उन्होंने देख लिया कि अब कुछ हो ही नहीं रहा है, हमारा ये काम तो खत्म हो गया, हम कुछ भी कर ले कुछ नहीं होने वाला है, तो उन्होंने अपने तीसरे स्टेप में VA माइनस VC, जिसको हम लोग अपने बुकलेट में VAC के नाम से जान रहे हैं, उसको उन्होंने नेगेटिव करना शुरू किया। ठीक है ना, यानी उल्टा कर दिया। जो फैक्टर इलेक्ट्रॉन को जिस फैक्टर से वो इलेक्ट्रॉन को खिंचवा रहे थे, अब उन्होंने इलेक्ट्रॉन को रोकना शुरू कर दिया। जब उन्होंने इसको नेगेटिव और इसको पॉजिटिव कर दिया तो इलेक्ट्रॉनों का रिपल्शन शुरू हो गया और इलेक्ट्रॉनों का पहुंचना कम हो गया। इलेक्ट्रॉनों का पहुंचना कम हो गया, इलेक्ट्रॉनों का पहुंचना कम होने लगा और फोटो करंट का मान घटने लगा। उनकी नज़र लगातार गैल्वेनोमीटर में थी और उन्होंने देखा कि गैल्वेनोमीटर में जो रीडिंग आ रही है वो लगातार घटती जा रही है। फिर उन्होंने इसको और मोर नेगेटिव किया, मोर नेगेटिव, यानी कि इसको और ज़्यादा नेगेटिव पोटेंशियल दिया और इसको पॉजिटिव रखा। तो उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉनों का पहुंचना और कम हो गया और फोटो करंट और कम हो गई, और एक ऐसा नेगेटिव पोटेंशियल आया जब सबसे ज़्यादा एनर्जी का फोटो इलेक्ट्रॉन भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाया। सबसे ज़्यादा एनर्जी का फोटो इलेक्ट्रॉन भी जब नहीं पहुँच पाया तो उससे कम एनर्जी वाले क्या पहुँचेंगे? जब सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला ही रुक गया तो उसके कम एनर्जी वाले तो पहले ही रुक चुके थे। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का पहुँचना बिल्कुल बंद हो गया और फोटो करंट बिल्कुल देखिए 0 पर आकर बैठ गया। और इस नेगेटिव पोटेंशियल को हम लोग कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये पोटेंशियल नेगेटिव होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव पोटेंशियल होता है। तो ये पूरा मिलकम्स का एक्सपेरिमेंट था। ठीक है ना, अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ये सवाल तब पूछा जाता है जब ये सिचुएशन मिलकम्स लगाते हैं, उस सिचुएशन में ये सवाल पूछा जाता है। तो 2 स्टेप होंगे। देखो, पहले स्टेप में तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है ना, मेरी बात समझो, फोटोन गिरेगा, इलेक्ट्रॉन कुछ काइनेटिक एनर्जी से निकलेगा। उसके बाद जब ये पोटेंशियल डिफरेंस VAC लगा होगा तो इलेक्ट्रॉन इस पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सिलरेट भी करेगा। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो थोड़ी सी इनहेंस हो जाएगी और यहाँ बढ़ते बढ़ते वो KE1 नहीं बल्कि KE2 हो जाएगी। क्यों KE2 हो जाएगी? क्योंकि K1 काइनेटिक एनर्जी से तो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा और उसके बाद उसको एक पोटेंशियल डिफरेंस भी मिल रहा है, तो उस पोटेंशियल डिफरेंस से उसको एक्सिलरेट होने में हेल्प मिलेगी और काइनेटिक एनर्जी K1 से बढ़कर K2 हो जाएगी। ठीक है ना, तो अब हमको ये काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है जो एनोड पर जो फोटो इलेक्ट्रॉन एनोड पर पहुंच रहा है। तो पहले तो आइंस्टीन की हेल्प लीजिए और KE1 बताइए कितना होगा, hν माइनस W। ठीक है ना, उसके बाद KE2 कैसे निकालोगे? तो KE2 निकालने में इस काइनेटिक एनर्जी में कितनी और जुड़ जाएगी,
क्यू डेल्टा वी और जुड़ जाएगी, क्यू डेल्टा वी और जुड़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी, क्यू मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखोगे और यहाँ पर लिखोगे वी ए माइनस वी सी, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना रखोगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 रखोगे और वी ए माइनस वी सी का मान क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है ना। तो ये वैल्यू इससे निकल आएगी और उसमें ये और जुड़ जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेना, फिर ये वैल्यू जब आ जाए तो उसको यहाँ रख देना और साथ में ये काम कर देना। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो V नॉट है उसने क्या किया है, स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट ने क्या किया है, उसने सबसे ज्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को, फोटो इलेक्ट्रॉन को रोक दिया है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर V नॉट है तो स्टॉपिंग एनर्जी कितनी होगी, EV नॉट। ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल और ये है स्टॉपिंग, ये है इलेक्ट्रॉन। तो अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट है तो स्टॉपिंग एनर्जी कितनी होगी, EV नॉट, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर V नॉट दिया रहेगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा, स्टॉपिंग एनर्जी कितनी होगी, EV नॉट। और इसने किसको रोका है, इसने सबसे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रोक दिया। इस एनर्जी ने सबसे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रोक दिया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन आपके सामने है, रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल का रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसको एक बार फिर से समझो। स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है, ये देखिए V नॉट, इसका मॉड लिया जाता है, ठीक है ना। तो उसमें Q का मल्टीप्लाई कर दोगे, Q मतलब इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो E का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगी स्टॉपिंग एनर्जी। और इस स्टॉपिंग एनर्जी ने रोका किसको है, इस स्टॉपिंग एनर्जी ने उस इलेक्ट्रॉन को रोका है जिसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले को भी उसने प्लेट ए पर पहुंचने नहीं दिया और फोटो करंट को 0 करवा दिया। तो ये इनइक्वालिटी याद रखेंगे, काम आएगी सवालों में, ठीक है ना। अब यहां से हमको ये समझ में आता है कि फोटो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी स्टॉपिंग पोटेंशियल के मॉड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उसको रोकने के लिए उतना ही ज्यादा नेगेटिव स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उसको रोकने के लिए दबाव भी उतना ही ज्यादा बनाना पड़ेगा, यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल और ज्यादा रखना पड़ेगा। ये जो चीज है वो इसके बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब यहां से एक सोचने समझने वाली बात है जो हम यहाँ बताने जा रहे हैं कि जो निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है और जो उसको रोकने के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो दोनों डिपेंड करेंगे गिरने वाले फोटोन की एनर्जी और फ्रीक्वेंसी पर। गिरने वाले फोटोन की एनर्जी और फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेंगे बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होंगे। बट डायरेक्टली, बहुत जरूरी बारीक बात है, ध्यान सुनिएगा। बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बट नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होंगे, ठीक है ना। ये दोनों इन फोटोनों के इन वैल्यूज पर डिपेंड करेंगे। हाँ, ये दोनों फोटोन की एनर्जी और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेंगे, लेकिन बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होंगे। यानी कि क्या होंगे फिर, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होंगे तो क्या डिपेंड करेंगे, तो कैसे करेंगे। तो अगर हमने फ्रीक्वेंसी को, गिरने वाले फोटोनों की फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया, फ्रीक्वेंसी को हमने देखिए डबल कर दिया। फ्रीक्वेंसी पहले न्यू थी, बाद में हमने 2 न्यू कर दी।
तो निकलने वाले फोटोनों की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो डबल नहीं होती बल्कि मोर देन डबल होती है। यानी कि अगर नई फ्रिक्वेंसी हमने पहले से डबल कर दी, देखो फोटोनों की एनर्जी हमने पहले से डबल कर दी, गिरने वाले फोटोनों की एनर्जी पहले से डबल कर दी, तो फ्रीक्वेंसी भी पहले से डबल हो गई। तो निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी को जब बहुत समझा गया, न्यूमेरिकल लगा के देखा गया, तो पाया गया कि ये डबल से भी ज़्यादा हो जाती है, मोर देन डबल हो जाती है। और जब निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी मोर देन डबल हो जाती है तो उनको रोकने के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ता है वो भी मोर देन डबल लगाना पड़ता है, ठीक है ना। मोर देन डबल हो जाती है। इसको तैयार करो। चलो, अगर गिरने वाले फोटोनों की एनर्जी को हम ट्रिपल कर दें तो गिरने वाले फोटोनों की फ्रीक्वेंसी भी ट्रिपल हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फोटोन की बात कर रहे हैं, E इक्वल टू एच न्यू, एच कांस्टेंट है यानी कि E प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ये हमने बात की है, फोटोन की बात की है यहाँ पर, ठीक है ना। तो एनर्जी को अगर हम ट्रिपल कर दें तो फ्रीक्वेंसी भी फोटोन की ट्रिपल हो जाएगी, तो उससे जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, लेकिन वो कितनी बढ़ेगी, वो ट्रिपल से भी ज़्यादा होगी। तो निकलने वाले फोटोनों की गिरने वाले फोटोनों की अगर एनर्जी को हम डबल कर दें तो गिरने वाले फोटोनों की फ्रीक्वेंसी भी डबल हो जाएगी, तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी मोर देन डबल हो जाती है। और क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मोर देन डबल हो जाती है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी मोर देन डबल हो जाता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जैसा इसका हल होगा वैसा ही इसका भी होगा, जैसा इसका वेरिएशन होगा वैसे वेरिएशन इसका भी होगा, ठीक है। तो ये हो गया मिल्कन्स एक्सपेरिमेंट। और इस एक्सपेरिमेंट में कुछ ऐसी बातें कही गई जो पहले ही कही जा चुकी थी, वो कोई नई बातें नहीं थी। उसको ना भी बताया जाए तो काम चलेगा, वो बातें पहले ही बताई जा चुकी हैं। और बातें ये हैं कि गिरने वाले फोटोनों का इंटेंसिटी यानी कि नंबर, मॉडर्न फिजिक्स में इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर। खासकर इस चैप्टर में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के इस चैप्टर में इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर, नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स। और ये है इलेक्ट्रॉनों के निकलने से बनने वाली फोटो करंट, ठीक है ना। तो जैसे जैसे हम गिरने वाले फोटोनों का नंबर बढ़ाते हैं, निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों का नंबर भी बढ़ता है और फोटो करंट की वैल्यू लीनियरली इंक्रीज होती है। ये बात पहले भी डिस्कस हो चुकी है और इस एक्सपेरिमेंट में एक बार फिर से यहाँ पर डिस्कस हो गई है। तो ये आपका मिल्कन्स एक्सपेरिमेंट जो था थ्योरी पार्ट वो कवर हो गया है, जिसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट भी हम लोगों ने देखा। ये न्यूमेरिकल बनता है, अभी यहाँ पर हमने क्वेश्चन एक बनाई थी कि E2 निकालने के लिए एक न्यूमेरिकल ये बनता है, एक न्यूमेरिकल ये बनता है और एक न्यूमेरिकल ये बनता है। ये थोड़ा थ्योरी भी है और थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप भी है। अब यहाँ पर हम मिल्कन्स को आइंस्टीन से जरा मिलाना चाह रहे हैं। मिल्कन्स ने अपना एक्सपेरिमेंट कर लिया है। मिल्कन्स एक्सपेरिमेंट बहुत करते थे और मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट मॉडर्न फिजिक्स का बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है। और मिल्कन के उस एक्सपेरिमेंट से ही इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैलकुलेट हुआ था और ये तय हुआ था कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो E का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ये मिल्कन्स के एक्सपेरिमेंट से ही प्रूफ हुआ था। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट कर करके ये बता दिया था कि किसी चार्ज पार्टिकल को देखा तो उसका चार्ज E था, किसी दूसरे को देखा तो 5E था, तीसरे को चेक किया तो 9E था, चौथे को चेक किया तो 2E था। मतलब उनको करोड़ों में से लाखों में से एक भी पार्टिकल ऐसा नहीं मिला जिसका चार्ज 1.5E हो। तो वो समझ गए कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होता है वो E का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। मतलब किसी भी बॉडी पर चार्ज, किसी भी पार्टिकल पर चार्ज 1.5E नहीं हो सकता, 2.7E नहीं हो सकता। या तो चार्ज प्लस माइनस 1E होगा या प्लस माइनस 2E होगा या प्लस माइनस 3E होगा। हाँ, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। प्लस माइनस 10E होगा, प्लस माइनस 101E होगा, लेकिन प्लस माइनस 205.5 या 205.8E जैसा नहीं होगा। ये बात एक्सपेरिमेंट, ये जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है ये मिल्कन्स ने ही बताया था। ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मिल्कन्स का ग्राफ है और ये तो आइंस्टीन ने ही बता दिया था। और आइंस्टीन ने क्या, ये तो लेनार्ड ने ही अपने नियम में बता दिया था कि गिरने वाले फोटोनों का नंबर बढ़ाने से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों का नंबर भी
बढ़ेगा और जब निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों का नंबर बढ़ेगा तो फोटो करंट भी बढ़ेगा। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा आइंस्टीन और मिल्कन्स दोनों के कॉन्सेप्ट को मिलाने जा रहे हैं और अच्छा न्यूमेरिकल यहाँ बनने वाला है। आइंस्टीन ने अपनी इक्वेशन, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था, इस इक्वेशन के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था। ज्यादा याद करने की कोशिश मत करिए, समझिएगा तो याद रह पाएगा। ये हो गया EV0। ये देखिए अब आइंस्टीन में मिल्कन मिक्स हो गए हैं इस समय, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट आइंस्टीन का नहीं है, ये मिल्कन का एक्सपेरिमेंट है। और ये हो गया वर्क फंक्शन। इस प्रकार से स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू H/E न्यू माइनस W/E। हम E को नीचे लेकर आ गए। तो ये इक्वेशन हमारी हमको इस बात में हेल्प करेगी कि गिरने वाले फोटोनों की फ्रीक्वेंसी और निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी और उसको रोकने के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाया गया उसका ग्राफ कैसा होगा। तो ये ग्राफ देखिए y इज इक्वल टू mx प्लस c जैसा होगा, यानी कि इंटरसेप्ट नेगेटिव होगा और स्लोप पॉजिटिव होगा, यानी कि ये ग्राफ बिल्कुल आइंस्टीन वाले ग्राफ से मैच करता है। ये देखिए, ठीक है ना। इसका स्लोप जरा देखिए कितना होगा। ये पॉइंट O मान लीजिए, इस पॉइंट को A मान लिया जाए, तो इस ग्राफ का स्लोप, तेजी से आगे बढ़ते हैं, देखिए स्लोप यानी कि टेन थीटा इंटरसेप्ट कितना होगा, H/E होगा। ये जो आपको सेक्शन नजर आ रहा है इसका मान H/E होगा। अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होगा। इस प्रकार से हम टेन थीटा को लिखना चाहते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी OA, और स्लोप है कितना, स्लोप है H/E। तो H न्यू माइनस W/E परपेंडिकुलर W/E है। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर W/E, यहाँ पे H/E नहीं, इंटरसेप्टेड वर्क फंक्शन अपॉन E है, तो W/E अपॉन OA, और ये है H/E इज इक्वल टू W/E इंटू पार्ट OA। तो E से E कैंसिल हो गया और जो पार्ट OA आया वो W/H आया, और W/H यानी कि वर्क फंक्शन अपॉन प्लांक कांस्टेंट किसी भी मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है, किसी भी मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है। यानी कि ये ग्राफ फ्रीक्वेंसी एक्सिस को जहां कट करेगा वो उस मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की पहचान होगी। ये ग्राफ अगर 200 हर्ट्ज पे कट कर रहा है तो उस मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज होगी। अगर इस कटिंग पर लिखा है 200 हर्ट्ज तो मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये ग्राफ भी हो गया इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। स्लोप जो होगा वो H/E होगा, जबकि आइंस्टीन की जो इक्वेशन थी उसमें स्लोप क्या था बताइए, H था। और मिल्कन्स की जो इक्वेशन बनी आइंस्टीन से मिलके उसमें स्लोप कितना बताइए, H/E है। वहां पर इंटरसेप्ट वर्क फंक्शन के बराबर था, यहाँ पर इंटरसेप्ट वर्क फंक्शन अपॉन E के बराबर होगा, ठीक है ना। लेकिन जहां कटिंग होगी वहां दोनों ही इक्वेशन के हिसाब से वो फ्रीक्वेंसी मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये पूरा हम लोगों ने कर लिया मिल्कन्स एक्सपेरिमेंट विद दिस इम्पोर्टेंट ग्राफ। ये इम्पोर्टेंट ग्राफ, ये इम्पोर्टेंट इक्वेशन जो क्वेश्चंस को लगाने में हेल्प करेगी। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए मिल्कन से, फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू एंड इंटेंसिटी I आर इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस। नाउ इफ फ्रीक्वेंसी इंक्रीज्ड विदाउट चेंजिंग इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी गिरने वाले फोटोनों की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी जाए तो नया IV ग्राफ कैसा दिखेगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये देखिए ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल, इस तरफ होगा VAC
और ये कह रहे हैं कि गिरने वाले फोटोनों की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया जाए विदाउट चेंजिंग इंटेंसिटी। तो अगर हम इंटेंसिटी नहीं बढ़ाएंगे, इसका मतलब ये हुआ कि इंटेंसिटी, गिरने वाले फोटोनों की इंटेंसिटी हम नहीं बढ़ाएंगे। इसका मतलब है कि हम उनका नंबर नहीं बढ़ाएंगे, तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों का नंबर भी नहीं बढ़ेगा, यानी कि जो फोटो करंट होगा वो कांस्टेंट वैल्यू पर रहेगा। लेकिन हम गिरने वाले फोटोनों की फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, गिरने वाले फोटोनों की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो उनको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा। ठीक है, तो आइए पहला ग्राफ हमने ये डिसाइड किया, ये फोटो करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो पॉजिटिव, और ये नेगेटिव स्टॉपिंग पोटेंशियल इस तरफ होगा। और दूसरा ग्राफ हम बनाना चाहेंगे ये देखिए दोनों ग्राफ में क्या खास बात है, दोनों ग्राफ में जो सैचुरेशन फोटो करंट है वो कैसा है बताओ, सेम है, क्योंकि दोनों की इंटेंसिटी कैसी है बताइए, सेम है। दोनों बार गिरने वाले फोटोनों की इंटेंसिटी सेम है। ठीक है ना, ये ग्राफ फर्स्ट को और ये ग्राफ सेकेंड केस को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकेंड केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ क्यों गया, यहाँ पर माइनस वी नॉट और यहाँ पर माइनस का 2v नॉट लगभग, मान लो एग्जाम्पल दे रहा हूँ तुमको, हो गया। तो ये क्यों बढ़ गया बताइए, क्योंकि सेकेंड केस में गिरने वाले फोटोनों की फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। तो जब गिरने वाले फोटोनों की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, तो उनको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी और ज्यादा लगाना पड़ेगा नेगेटिव में। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए बाद वाले केस में फ्रीक्वेंसी, गिरने वाले फोटोन की फ्रीक्वेंसी पहले वाले केस से ज्यादा है, तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी भी बाद वाले केस में पहले वाले से ज्यादा होगी। ठीक है ना, ज्यादा होगी, तो उनको रोकने के लिए जो नया स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा वो भी पहले से ज्यादा लगाना पड़ेगा। ये देखिए और ज्यादा। ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं इसको नोट करें पहले। फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट ग्राफ, सेकंड जो बढ़ा के आया फ्रीक्वेंसी को वो सेकंड ग्राफ, ये मिल्कन्स का ग्राफ है। मिल्कन्स ने फोटो करंट और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच ग्राफ को बताया था। अब देखिए अगला क्वेश्चन जिसमें कहा जा रहा है photons of frequency mu and intensity I are incident on metal surface. Now if intensity is increased without changing frequency, क्या होगा भैया बताओ। गिरने वाले फोटोनों, ये तो पोटेंशियल डिफरेंस है कैथोड और एनोड के बीच का, मिल्कन्स वाला पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब गिरने वाले फोटोनों की इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों का नंबर भी बढ़ेगा। गिरने वाले फोटोनों की इंटेंसिटी बढ़ाओगे मतलब नंबर बढ़ाओगे तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों का नंबर भी बढ़ेगा। तो अगर निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों का नंबर बढ़ेगा तो फोटो करंट की वैल्यू भी बढ़ के आएगी। ठीक है ना, लेकिन हमने गिरने वाले फोटोनों की फ्रीक्वेंसी को नहीं बदला है। जब गिरने वाले फोटोनों की फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी भी नहीं बदलेगी। गिरने वाले फोटोनों की फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी भी नहीं बदलेगी, तो उनको रोकने के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाया था वो भी नहीं बदलेगा। यानी कि इस बार शुरुआत यहाँ से होगी। ये देखिए ये फर्स्ट ग्राफ है फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए और ये है सेकेंड ग्राफ सेकेंड स्टेटमेंट के लिए। ठीक है ना, इसमें हुआ क्या है बताइए। इसमें हुआ ये है कि हमने क्योंकि गिरने वाले फोटोनों की इंटेंसिटी को बढ़ा दिया, इसलिए निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों का नंबर बढ़ गया। नंबर बढ़ा दिया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेकेंड केस में ज़्यादा हो गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट केस से। और जब निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों का नंबर ज़्यादा हो गया तो फोटो करंट भी की वैल्यू भी ज़्यादा बढ़ के आ गई। जबकि गिरने वाले फोटोनों की फ्रीक्वेंसी में हमने कोई चेंज नहीं किया तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों के काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए उनको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल में भी कोई चेंज नहीं होगा। तो दोनों के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगा, जबकि
फोटो करंट सेकंड केस में ज़्यादा और फर्स्ट केस में कम और सेकंड केस में बढ़ के आएगा। क्वेश्चन है कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन फॉर अ मेटल इज 5200 एंगस्ट्रॉम। किसी मेटल से फोटो इलेक्ट्रॉन निकलवाने के लिए जो गिरने वाले फोटोन की फ्रीक्वेंसी चाहिए, इनको 5200 एंगस्ट्रॉम की फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी एमिटेड व्हेन दिस मेटल इज इल्यूमिनेटेड विद मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन फ्रॉम अ। हम जो रेडिएशन गिराएं, मतलब फोटोन गिराएं, वो कैसे गिराएं? हम जो रेडिएशन गिराएं, फोटोन गिराएं, वो कैसे गिराएं? इंफ्रारेड लैंप से गिराएं। यहीं से कटिंग शुरू हो गई। इंफ्रारेड से तो कुछ भी कर लो, कुछ होने वाला नहीं है। इंफ्रारेड के तुम 50 वाट नहीं, 500 वाट नहीं, 5000 वाट का भी लैंप लगा दो, क्योंकि वाट क्या दिखाता है? वाट दिखाता है नंबर। अरे भैया, जो कम चमकता है उससे कम फोटोन निकल, जो ज्यादा चमक रहा है बल्ब उससे ज्यादा फोटोन निकल रहे हैं। हेलोजन से बहुत ज्यादा फोटोन निकल रहे हैं, सन से उससे भी ज्यादा फोटोन निकल रहे हैं। तो जो वाट है वो क्या दिखाता है? अरे ज्यादा वाट का बल्ब है तो क्यों ज्यादा चमक रहा है? फोटोन ज्यादा निकल रहे हैं तो ज्यादा चमक रहा है। तो नंबर से क्या होता है? नंबर से फोटो इलेक्ट्रॉन निकलने का कोई संबंध नहीं है। फोटो इलेक्ट्रॉन निकलवाने के लिए एनर्जी चाहिए, फ्रिक्वेंसी चाहिए, ठीक है ना? तो इंफ्रारेड की 50 नहीं 500 वाट ले लो, 1 वाट तो कुछ बात ही नहीं। इंफ्रारेड तो काट ही दो। इंफ्रारेड फोटोन से कभी फोटो इलेक्ट्रॉन निकल नहीं पाता, उसकी एनर्जी कम होती है। और 50 वाट का अल्ट्रावायलेट तुरंत निकलवा देगा, 1 वाट का अल्ट्रावायलेट तुरंत निकलवा देगा। अब आप कहेंगे दोनों क्यों निकलवा देंगे? ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए आंसर। तो हमने कहा कि वाट से क्या मतलब? अल्ट्रावायलेट लैंप का फोटोन इतनी एनर्जी वाला होता है कि 1 फोटोन भी गिर गया तो 1 इलेक्ट्रॉन निकलवा देगा, 5 फोटोन गिर गए तो 4 इलेक्ट्रॉन निकलवा देगा, 20 फोटोन गिर गया तो 18-19 इलेक्ट्रॉन। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कुछ फोटोन बर्बाद भी तो हो जाएंगे, कुछ फोटोन ऐसे भी तो होंगे जो इलेक्ट्रॉन से मुलाकात ही नहीं कर पाएंगे और बर्बाद हो जाएंगे, एटम से टकरा जाएंगे, आयन से टकरा जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तो अल्ट्रावायलेट लैंप से जो फोटोन निकलेगा उसके 1 फोटोन में भी इतनी एनर्जी होती है कि वो 1 इलेक्ट्रॉन को निकलवा देगा। वॉट से मतलब नहीं है। वॉट तो फोटोनों के नंबर को शो कर रहा है, और जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है वो नंबर से नहीं होता है। वो होता है, उसके लिए चाहिए फोटोनों के पास एनर्जी होनी चाहिए, फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए, हाई एनर्जी होनी चाहिए, हाई फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए, लो वेवलेंथ होनी चाहिए। नंबर से क्या फर्क पड़ता है? नंबर से ये फर्क पड़ता है कि जितने ज्यादा नंबर में फोटोन गिरेंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलने के चांस रहेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंडेंसी है। निकलना ना निकलना गिरने वाले फोटोनों के नंबर पर नहीं, बल्कि उनकी एनर्जी और फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करता है। तो 50 वाट के अल्ट्रावायलेट लैंप से ज्यादा फोटोन निकलेंगे और सबके पास अच्छी खासी एनर्जी होगी, अच्छी खासी फ्रिक्वेंसी होगी। और 1 वाट के अल्ट्रावायलेट लैंप से भी चलो मान लिया कम फोटोन निकलेंगे, लेकिन सबके पास उतनी ही, हर फोटोन के पास उतनी ही एनर्जी और फ्रिक्वेंसी होगी जितनी 50 वाट वाले के पास होगी। यानी कि इससे भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा, इससे भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा। तो आंसर लगाइए सी और डी बोथ। अरे भैया, अल्ट्रावायलेट लिख दिया, बहुत हो गया। वाट से कोई मतलब नहीं है। 0.1 वाट का लैंप हो, लेकिन अल्ट्रावायलेट लैंप होना चाहिए, अल्ट्रावायलेट फोटोन उससे आने चाहिए। तो मेटल में गिरेगा, कुछ फोटो इलेक्ट्रॉन निकलवा ही देगा, ठीक है। अल्ट्रावायलेट लिख दिया, वही बहुत है, वाट लिखने की जरूरत ही नहीं थी। यानी ये न्यूमेरिकल नहीं है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इफ वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज चेंज बाई लैम्डा टू 3 लैम्डा बाई 4, कम हो गया, कम कर दिया वेवलेंथ कम कर दिया। तो कह रहे हैं कि निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन की स्पीड पर इसका क्या फर्क पड़ेगा। देखिए यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है कि जो लैम्डा 2 है वो 3/4 टाइम्स लैम्डा 1 है। हाँ, पहले लैम्डा रहा होगा, फिर 3 लैम्डा बाई 4 हो गया। तो हमने इसको लैम्डा 1 मान लिया, नए को लैम्डा 2 मान लिया। तो इसका मतलब फ्रिक्वेंसी जो होगी वो 4/3 टाइम्स फ्रिक्वेंसी 1 होगी। हाँ, गिरने वाले फोटोनों की वेवलेंथ हमने कम करी तो फ्रिक्वेंसी उतने ही गुना बढ़ गई।
क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली होते हैं। तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी 4/3 गुने से भी ज़्यादा हो जाएगी। ये देखिए, मोर देन 4/3। जैसे कि हमने बताया था, गिरने वाले फोटोनों की फ्रीक्वेंसी को डबल कर दें तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मोर देन डबल हो जाती है, मोर देन हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाफ एम v2 स्क्वायर विल बी मोर देन 4/3 हाफ एम v1 स्क्वायर। तो हाफ एम से हाफ एम कैंसिल करा दीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि v2 स्क्वायर विल बी मोर देन 4/3 v1 स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि v2 विल बी मोर देन 2/√3 v1। रूट लेंगे ना, जब हटाएंगे स्क्वायर को, हटाएंगे रूट लेके तो हटाएंगे तो 4 का रूट 2 हो जाएगा और 3 का रूट 3 हो जाएगा। ये सवाल हम लोगों ने इतनी आसानी से सॉल्व कर लिया है। इसको ज़्यादातर बुक्स में बहुत ही कठिन तरीके से पूरी इक्वेशन बना के सॉल्व किया है। इसका सोल्यूशन उतना कठिन है नहीं जितना बुक्स में दिया रहता है। ये कॉन्सेप्ट ही होता है ना, गिरने वाले एक सेकेंड गिरने वाले फोटोनों की वेवलेंथ को हाफ करा, मतलब कि फ्रीक्वेंसी को डबल करा, तो निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी मोर देन डबल हो जाती है। वही कॉन्सेप्ट लग रहा है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कोई बड़ी बात नहीं है। वेवलेंथ कम कर रहे हैं, यानी कि गिरने वाले फोटोनों की वेवलेंथ कम कर रहे हैं, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई होगी तभी तो वेवलेंथ कम हुई है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। लेकिन सवाल ये नहीं कि निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मतलब वो एक्यूरेट चाहते हैं कितनी होगी, तो मोर देन इतनी होगी, यानी कि 4/√3 टाइम्स से भी ज्यादा होगी। नई वेलोसिटी निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉनों की नई वेलोसिटी 2/√3 टाइम्स से भी ज्यादा होगी। अच्छा, when radiation of wavelength lambda is incident on metallic surface, stopping potential is 4.8 volt। अच्छा भाई, और अगर सेम सरफेस को हम डबल वेवलेंथ से एलिमिनेट करें तो स्टॉपिंग पोटेंशियल 1.6 वोल्ट आता है। तो मेटल की थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हमको फाइंड करनी है। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल वाली इक्वेशन लगाइए। क्वेश्चन नंबर 8 की बात हो रही है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वाली इक्वेशन जल्दी से लगाइए। EV0 इज इक्वल टू h न्यू माइनस W, और हमें वेवलेंथ तक जाना पड़ेगा, यानी कि हमें hc बाई लैम्डा माइनस hc बाई लैम्डा नॉट तक हमको अपने इक्वेशन को पहुंचाना पड़ेगा। सब कुछ लेके चलना पड़ेगा। ये हमसे पूछा गया, ये 2 बार दिया गया, ये 2 बार दिया गया, नहीं समझ में आ रहा। जब ये लैम्डा है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल 4.6 है, 4.8 वोल्ट है, और जब ये 2 लैम्डा हो गया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल 1.6 वोल्ट हो गया। तो मेटल की थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हमको फाइंड करनी है। तो आइए इस इक्वेशन को हम 2 बार बनाएं। हाँ, ये हमारी मेन इक्वेशन तैयार है, अब हम खाली वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। तो E इंटू कितना होता है, ये 4.8 इज इक्वल टू hc बाई लेमडा माइनस hc बाई लेमडा नॉट। ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट स्टेटमेंट की इक्वेशन। अब आ जाइए सेकेंड स्टेटमेंट की इक्वेशन बनाने में जुट जाते हैं। तो E इंटू 1.6 इज इक्वल टू hc बाई कितने लेमडा, 2 लेमडा माइनस hc बाई लेमडा नॉट। लेमडा नॉट वही रहेगा क्योंकि सरफेस हमने चेंज नहीं करी है। हमने चेंज क्या किया है, गिरने वाले फोटोनों की वेवलेंथ को। आइए थोड़ा डेटा देखते हैं। कभी कभी क्या होता है, डेटा देखने से, डेटा के बारे में सोचने से बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। हर चीज इक्वेशन ही नहीं होती है, कुछ सोचना भी चाहिए। गिरने वाले फोटोनों की वेवलेंथ बढ़ा रहे हैं, तो गिरने वाले फोटोनों की वेवलेंथ बढ़ाने का मतलब है कि फ्रीक्वेंसी को कम कर रहे हैं। जो नए फोटोन डाल रहे हैं उनकी वेवलेंथ दुगनी है, यानी कि उनकी फ्रीक्वेंसी, जो पहले जो फोटोन डाल रहे थे उनकी वेवलेंथ लेमडा थी,
बाद में जो फोटोन डाले उनकी वेवलेंथ 2 लैम्डा है, यानी कि फ्रिक्वेंसी आधी हो गई, ठीक है ना। नए फोटोनों की वेवलेंथ डबल यानी कि फ्रिक्वेंसी आधी हो गई, तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। तो जब निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी तो उसको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी पहले से कम हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। जिसने इतनी बात सोच ली तो उसको सुकून में है, तो उसका दिमाग की हाँ हमको बात समझ में आ गई है। पहले लैम्डा फोटोन के वेवलेंथ के फोटोन डाल रहे थे, अब नए फोटोन डालने लगे जिनकी वेवलेंथ डबल है, तो यानी कि उनकी नए फोटोनों की फ्रिक्वेंसी जो है वो हाफ है, तो निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी भी घटेगी, तो उनको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी घटेगा। वही हो रहा है। पहले 4.8 वोल्ट से रोक पा रहे थे, अब केवल 1.6 वोल्ट से ही रोक ले जा रहे हैं। कौन शादी कर रहा है भाई? तेरी क्लास चल रही है शादी? तो आइए फिर हम लोग यहाँ पर दोनों को डिवाइड करें, तो ये आ जाएगा 4.8 अपॉन 1.6 इज इक्वल टू HC बाई लैम्डा। सब रिकॉर्ड हो रहा है। लैम्डा नॉट HC बाई 2 लैम्डा और HC बाई लैम्डा नॉट। तो ऊपर से HC कॉमन आके नीचे से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा नॉट, और यहाँ पर 1/2 लैम्डा माइनस 1 लैम्डा नॉट। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को हम लोग फाइंड कर लेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, 3/2 लैम्डा माइनस 3 बाई लैम्डा नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में रहेगा 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा नॉट। इस तरीके से हम लोग लैम्डा वाले टर्म एक तरफ कर ले जा रहे हैं। 3/2 लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू 3 बाई लैम्डा नॉट माइनस 1 बाई लैम्डा नॉट। तो रिजल्ट पर हमारे हिसाब से हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। माइनस, तो ये आ गया 3/2 लैम्डा और 1 बाई लैम्डा। क्या रिजल्ट आएगा बताइए? हाँ, 2 लैम्डा एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो 1/2 लैम्डा इज इक्वल टू 3 बाई लैम्डा नॉट माइनस 1 बाई लैम्डा नॉट, यानी कि 2 बाई लैम्डा नॉट। तो ऊपर आ गया 1 और यहाँ पर आ गया 2, ठीक है ना। इस तरीके से हाँ, पहले ये नीचे वाला सोल्यूशन चलेगा, इसके बाद ये ऊपर वाला, इसके बाद ये स्टेप आ रहे हैं, ठीक है ना। इस तरीके से लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 4 लैम्डा, मेटल की थ्रेशोल्ड वेवलेंथ 4 लैम्डा के बराबर होगी। यहाँ से सॉल्यूशन की स्टार्टिंग करेंगे। ये इक्वेशन हम जानते ही थे, इसमें वैल्यूज फिल कर दी हमने। दोनों इक्वेशन को डिवाइड किया गया है। 16 3 जब 4.8 हो रहा, 48 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। लैम्डा वाले टर्म एक तरफ, लैम्डा नॉट वाले टर्म एक तरफ। आसानी से कैलकुलेट हो रहा है, देखिए ये बन गया 1/2 लैम्डा और ये 2 बाई लैम्डा नॉट, तो लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 4 लैम्डा। क्वेश्चन ये अच्छा है, ऑप्शन सेकंड ऑप्शन सही है। जल्दी नोट कर लीजिए भाई।
गिरने वाले फोटोनों की वेवलेंथ बढ़ाने का मतलब है गिरने वाले फोटोनों की हमने फ्रीक्वेंसी को कम किया है। गिरने वाले फोटोनों की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी। तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी जब कम हो जाएगी तो उनको रोकने के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल लगेगा वो भी कम लगेगा। इनमें से कौन सी बात फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सूट करती है, मतलब उससे रिलेटेड है, कौन सी बात ऐसी है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सपोर्ट क्वांटम नेचर ऑफ लाइट बिकॉज, मतलब क्वांटम नेचर की बातें किसमें कही गई हैं? देयर इज अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रॉन आर एमिटेड। सही है कि गलत है? देयर इज अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, लाइट के पास एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए फोटो इलेक्ट्रॉन को निकलवाने के लिए, कम से कम एक फ्रीक्वेंसी तो होनी चाहिए। सही है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ओनली ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एंड नॉट इट्स इंटेंसिटी। करेक्ट। निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी गिरने वाले फोटोनों की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, गिरने वाले फोटोनों के नंबर पे डिपेंड नहीं करती है। सही है। इवन व्हेन द मेटल सरफेस इज फेंटली इल्यूमिनेटेड, फेंटली का मतलब है कम फोटोन गिरा रहे हैं, फेंटली यानी कि इंटेंसिटी कम। गिरने वाले फोटोनों की इंटेंसिटी फेंट भी हो तब भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कराया जा सकता है। सही है कि गलत है? गिरने वाले फोटोनों की इंटेंसिटी फेंट भी हो तो भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कराया जा सकता है, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंटेंसिटी पे नहीं चलता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंटेंसिटी ऑफ फोटोन यानी कि नंबर ऑफ फोटोन पे डिपेंड नहीं करता, वो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन पे डिपेंड करता है। तो अगर हमने लाखों फोटोन नहीं डाले बल्कि हमने कुछ 100 फोटोन ही डाले, लेकिन उन फोटोनों के पास थ्रेशोल्ड से ज़्यादा एनर्जी है, थ्रेशोल्ड से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो फोटो इलेक्ट्रॉन निकल आएगा। ठीक है ना? तो ये भी सही है। और इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। इस बात का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सपोर्ट करने वाली क्वांटम थ्योरीज में ये है, ये भी उसी से रिलेटेड है, ये भी। तीनों आंसर हैं ए, बी एंड सी। बी का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्वांटम नेचर से कोई लेना देना नहीं है। An electron in hydrogen atom jump from excited state N to ground state. The wavelength so emitted eliminates a photosensitive material having work function 2.75 electron volt. If the stopping potential of the photoelectron is 10 volt, then the value of N. पहले क्वेश्चन समझिए फिर इसका सोल्यूशन हम लोग समझेंगे। हाइड्रोजन एटम में nth ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन ग्राउंड ऑर्बिट में कूद गया, N2 = N से वो N1 पर कूद गया, जंप कर गया। ये वो जंप किया, ट्रांजिट किया डाउनवर्ड में और एनर्जी डिफरेंस के बराबर का फोटोन एमिट करेगा। फोटोन एमिट करेगा जिसकी एनर्जी मान लीजिए E है। अब ये फोटोन एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल पर गिरता है जाके, ठीक है ना? एक मेटल पर जाके गिरता है और जैसे ही गिरता है तुरंत यहां से वो एक इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करवा देता है। ये इलेक्ट्रॉन जब यहां से नॉकआउट होता है तो इसको रोकने के लिए यहां पर जो स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाया गया वो 10 वोल्ट है। ये देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल 10 वोल्ट, माइनस का रहेगा, लिखा नहीं जाता है लेकिन माइनस का रहता है। -10 वोल्ट का स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाया गया। तो क्वेश्चन है कि मतलब इस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए इतना स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ा
तो बताइए इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट से ग्राउंड ऑर्बिट में जंप किया था। ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, Ze चार्ज है इसका, Ze चार्ज पॉजिटिव चार्ज होता है Ze के बराबर। ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, ये ग्राउंड ऑर्बिट है और ये nth ऑर्बिट है। तो सबसे पहले हम लोग ये निकालें कि निकलने वाले फोटोन की एनर्जी कितनी थी। निकलने वाले फोटोन की एनर्जी अगर हम निकाल पाएंगे तो हम ऑर्बिट नंबर का भी पता लगा लेंगे कि कौन से ऑर्बिट से ग्राउंड ऑर्बिट में कूदा होगा तो इतनी एनर्जी निकली होगी। तो इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे EV0 मिल्कन्स आइंस्टीन कंबाइन इक्वेशन, एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। ठीक है ना। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल 10 वोल्ट है तो ये एनर्जी हो जाएगी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10 वोल्ट से जो एनर्जी बनती है वो कितनी बनती है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनती है। एनर्जी ऑफ फोटोन हमको निकालना की आवश्यकता है और वर्क फंक्शन जो है वो 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस प्रकार से गिरने वाले फोटोन की एनर्जी आ गई 10 प्लस 2.75 यानी कि 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी आ गई निकलने वाले फोटोन की। तो हमें पता लगाना है कि कहाँ से कूदा होगा, कितनी एनर्जी का फोटोन निकाला। तो सोचने की बात यह है कि हम लोगों ने पढ़ा था कि पहली ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट, दूसरी ऑर्बिट से तीसरी ऑर्बिट और तीसरी ऑर्बिट से चौथी ऑर्बिट के एनर्जी डिफरेंसेस हम लोगों ने पढ़े थे। n = 1, n = 2, n = 3 और n = 4। ठीक है ना। तो ये डिफरेंस पहले से दूसरे का डिफरेंस कितना था, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहले से तीसरे का डिफरेंस कितना था, पहले से तीसरे का डिफरेंस कितना था, 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और पहले से चौथे का डिफरेंस कितना था, 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बताइए इलेक्ट्रॉन कहाँ से कूदा होगा, चौथे से 1 पे कूदा होगा तभी तो 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन निकालेगा। क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन निकलता है, ऑर्बिट की एनर्जी में जितना डिफरेंस होता है उतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन ही एटम से निकलता है। तो क्योंकि E फोर्थ ऑर्बिट का और E ग्राउंड ऑर्बिट का जो डिफरेंस है वो 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका मतलब ये साबित हो गया है कि N2 की वैल्यू कितनी है, बोलो 4 एंड N1 की वैल्यू तो 1 क्वेश्चन में दी ही हुई है। N2 4 है और N1 तो 1 क्वेश्चन में दिया ही हुआ, यानी कि फोर्थ ऑर्बिट से ग्राउंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट हुआ है इस क्वेश्चन में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्योंकि फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी और ग्राउंड ऑर्बिट की एनर्जी का अंतर 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इससे साबित होता है कि इलेक्ट्रॉन फोर्थ से ही 1 पर कूदा है। तो तभी उसने 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का फोटोन रिलीज किया है। जल्दी करें भाई। समझते हुए चैप्टर पढ़िए, चैप्टर समझने वाला चैप्टर है। अभी पढ़ लो, फिर रिवीजन के टाइम परीक्षा रिवाइज करा देंगे। अभी एक बार पहले पढ़ लो, एक बार सुन लो, पढ़ लो, समझ लो। तो हटा दें भाई इसको। आइए, एक इस चैप्टर का एक बड़ा पार्ट खत्म हो गया जिसमें हम लोगों ने पढ़ा है इलेक्ट्रॉन एमिशन के बारे में। हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रॉन एमिशन के बारे में, किसी मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन कितने प्रकार से बाहर आ सकता है।
और उसको बाहर निकालने के लिए हमको कम से कम कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, जो कि वर्क फंक्शन कहलाती है। उस एनर्जी को हम लोग वर्क फंक्शन कहते हैं। तो हम लोगों ने इस चैप्टर में जो पढ़ लिया है वो इलेक्ट्रॉन एमिशन के बारे में पढ़ लिया। इलेक्ट्रॉन एमिशन कितने प्रकार का होता है ये पढ़ लिया। इलेक्ट्रॉन के एमिशन कराने के लिए हमें कम से कम कितनी एनर्जी का फोटोन, कितनी फ्रिक्वेंसी का फोटोन मेटल की सरफेस में डालना ही पड़ेगा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज किसने की थी, उसको कंफर्म किसने किया था, उसके लॉस किसने बनाए थे और उसको एक्सप्लेन किसने किया था। उसके अलावा हम लोगों ने हर्ज एक्सपेरिमेंट और हलवाच एक्सपेरिमेंट वगैरह भी पढ़ लिया है। उसके बाद हम लोगों ने लेनार्ड एक्सप्लेनेशन, लेनार्ड लॉ भी पढ़ लिया। उसके बाद हम लोगों ने आइंस्टीन का एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लिया, आइंस्टीन की इक्वेशन भी पढ़ ली, उसके सवाल भी लगाए, और मिल्कन्स एक्सपेरिमेंट भी पढ़ लिया, उसके भी सवाल लगा लिए। ठीक है ना। तो इस चैप्टर का एक बड़ा पोर्शन खत्म हो गया। अभी इस चैप्टर का एक पोर्शन बाकी है, वो है प्लांक क्वांटम थ्योरी। और इस चैप्टर का जो तीसरा पोर्शन है वो है मैटर वेव, मतलब डी ब्रॉगली वेव। तो इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है प्लांक क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, जिसको हम लोग पार्टिकल थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। चलिए, ये प्लांक की क्वांटम थ्योरी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, मतलब हमारी जो लाइट रेज हैं, अल्ट्रावायलेट रेज हैं, इंफ्रारेड जो रेज हैं, इंफ्रारेड जो वेव हैं, वो एक्चुअली वेव के साथ साथ वो फोटानों से मिलकर बनी हैं। और उन फोटानों को उन्होंने एनर्जी का पैकेट कहा, और उन्होंने कहा कि इनकी जो एनर्जी होगी वो इनकी फ्रिक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। एनर्जी फ्रिक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। वो फोटान को पार्टिकल मान के चल रहे हैं, लेकिन तब भी बात किसकी कर रहे हैं बताइए? फ्रिक्वेंसी की बात कर रहे हैं। प्लांक की पार्टिकल थ्योरी वेव थ्योरी से जुड़ी हुई है। तो प्रोपोर्शनलिटी हटाने पर उन्होंने कहा उनके नाम पर एक कांस्टेंट लगाया जाए। उस कांस्टेंट को नाम दिया गया एच। प्लांक कांस्टेंट है, एच की वैल्यू सभी जानते हैं, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। ठीक है ना। यूनिट हो गया जूल, जूल अपॉन हर्ज मतलब जूल, 1 अपॉन हर्ज मतलब सेकेंड। ठीक है ना। 1 अपॉन हर्ज मतलब सेकेंड। फ्रिक्वेंसी के रेसिप्रोकल को ही तो टाइम कहते हैं। खैर, तो ये उन्होंने कहा। ठीक है ना। उन्होंने आगे अपनी बात कही कि फ्रिक्वेंसी को हम कैसे आगे लिख सकते हैं। तो ये हो गया c/λ, क्योंकि एक रिलेशन होता है v = न्यू लैम्डा, और बात हो रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होगी। तो c = न्यू लैम्डा, और न्यू की जगह पर हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे बताओ? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तुमको। न्यू की जगह पर क्या लिख देंगे बताओ? c/λ। कई बार लिख कर बोल कर प्रैक्टिस करेंगे तो बात दिमाग में आसानी से बैठ जाएगी। ये फार्मूला सभी जानते हैं। v = न्यू लैम्डा वेव का फार्मूला है। ये वेव की वेलोसिटी है, ये वेव की फ्रिक्वेंसी है, ये वेव की वेवलेंथ है। ठीक है ना। ये फार्मूला सब जानते हैं। और क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात हो रही है तो वेलोसिटी c के बराबर होगी, वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होगी। c = न्यू लैम्डा, तो न्यू की जगह पर c/λ, तो ये बन गया hc/λ। और न्यूमेरिकल लगाने के लिए हम लोग 12375 अपॉन लैम्डा लिख देंगे एंगस्ट्रॉम में, और हमें फोटोन की वेवलेंथ मिल जाएगी, फोटोन की एनर्जी हमें मालूम पड़ जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो क्वेश्चन लगाने के लिए हम लोग इसके हेल्प लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि फोटोन की जो एनर्जी होती है वो उसकी वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब ये हुआ कि वेवलेंथ और एनर्जी का ग्राफ डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। जिस फोटोन की वेवलेंथ ज़्यादा होगी उस फोटोन की एनर्जी जो होगी वो कम होगी। ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि VIBGYOR जो कि वेवलेंथ का बढ़ता हुआ क्रम है, वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो एनर्जी का ये डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा। कहने का मतलब ये है कि वायलेट फोटोन की वेवलेंथ सबसे कम होती है तो उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है ना। उल्टा रेसिप्रोकल है। एक ग्राफ हम बनाना चाहते हैं लॉग पैरामीटर में। hc/λ हम दोनों तरफ का लॉग ले लें, तो log E = log hc
log hc माइनस log लैम्डा। माइनस क्यों कर दिया? क्योंकि अगर प्रोडक्ट होता तो प्लस करते और डिवीजन है तो माइनस करेंगे। ये लॉग का रूल मालूम होगा तुम लोगों को। तो log e इज इक्वल टू माइनस ऑफ log लैम्डा प्लस log hc। तो हम ग्राफ किसके किसके बीच बनाना चाह रहे थे? log लैम्डा और log e के बीच ग्राफ बनाना चाह रहे थे। तो ये हो गया y, हाँ ये पूरा y इज इक्वल टू mx, ये x हो गया और ये हो गया इंटरसेप्ट। तो स्लोप कैसा होगा? नेगेटिव, और इंटरसेप्ट कैसा होगा? पॉजिटिव। यानी कि ये जो आपको पार्ट नजर आ रहा है इसकी वैल्यू होगी log hc। ये जो लेंथ नजर आ रही है इसकी वैल्यू होगी log hc और ये एंगल थीटा होगा। आइए स्लोप देखते हैं। स्लोप जिसे हम लोग tan थीटा कहते हैं, और स्लोप कितना है बताइए? -1 है, क्योंकि log लैम्डा के बगल में कोई नंबर नहीं है, केवल माइनस लगा है, मतलब -1 लिखा है। तो स्लोप -1 है, यानी कि जो थीटा है वो 135 डिग्री होगा। इस ग्राफ में बिल्कुल हमेशा 135 डिग्री ही होगा और कुछ नहीं होगा। तो log लैम्डा और log e में जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा जिसका इंटरसेप्ट log hc होगा और स्लोप नेगेटिव होगा। स्लोप -1 होगा, स्लोप एंगल 135 होगा। स्लोप -1 होगा और स्लोप एंगल 135 डिग्री होगा। अगर बाहर वाला एंगल 135 डिग्री है तो अंदर वाला जो अल्फा होगा वो 45 डिग्री होगा। ये सब अपना देखते रहना, सवाल अगर आ जाता है तो तुरंत सॉल्व कर देना। फोटोन की एनर्जी के बाद बात कर रहे हैं फोटोन के मोमेंटम की। एनर्जी, मोमेंटम, मास सब पढ़ना है। अभी हम लोगों ने एनर्जी के बारे में पढ़ा, ग्राफ वगैरह के बारे में पढ़ा, और अब हम लोग मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे। तो आइंस्टीन ने कहा था कि E = mc²। मतलब प्लांक और आइंस्टीन ने एक दूसरे के कॉन्सेप्ट की अदला बदली खूब करी है, मतलब पूछ के ही करी, मतलब लेकिन करी कि हम ये फार्मूला इस्तेमाल करना चाहते हैं अपनी थ्योरी में। तो आइंस्टीन ने कहा ठीक है, कर लीजिए, इस्तेमाल कर लीजिए। तो ठीक है, ये आइंस्टीन की इक्वेशन है। और प्लांक ने क्या किया कि इसको इस तरीके से लिख लिया, और उन्होंने कहा कि न्यूटन कहते हैं कि मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को मोमेंटम कहते हैं, तो हम इसे मोमेंटम कह सकते हैं। बात तो ठीक कही उन्होंने। तो मोमेंटम आ गया E/c, यानी कि एनर्जी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट। फोटोन की एनर्जी में c × 10⁸ का डिवाइड करने से उसका मोमेंटम निकल के आ जाएगा। अच्छा, एनर्जी को हम लोग कहेंगे hc/λ, और ये c है तो c से c कैंसिल हो गया। तो एक बहुत ही फेमस फार्मूला h/λ। ये फोटोन के मोमेंटम के दो फार्मूले तैयार रखने हैं, एक ये वाला, और इससे भी ज़्यादा जो काम आएगा, ज़्यादा सवालों में जो काम आएगा वो ये वाला। ठीक है ना? ये फोटोन का मोमेंटम है। फोटोन का मोमेंटम भी वेवलेंथ के इन्वर्सली है, यानी कि जिस फोटोन की वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसका मोमेंटम कम होगा। तो ये वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। सबसे कम वेवलेंथ वायलेट की होती है और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड की होती है। इसलिए जिसकी वेवलेंथ सबसे कम उसका उस फोटोन का एनर्जी और मोमेंटम सबसे ज़्यादा इतने में, और जिसका रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा इसलिए उसकी एनर्जी और मोमेंटम सबसे कम होगा। उसके बाद बात करेंगे मास की। मास की बात करेंगे तो E = आइंस्टीन की इक्वेशन है, E = mc²। तो यहाँ से फोटोन का जो मूविंग मास है, फोटोन का मूविंग मास निकाला जाता है। फोटोन का रेस्ट मास निकाला नहीं जाता, वो 0 होता है। वो 0 इसलिए माना गया क्योंकि रुका हुआ फोटोन कुछ होता ही नहीं है। फोटोन रुका हुआ कुछ होता ही नहीं है, या ये कह लो कि रुका हुआ फोटोन होता ही नहीं है।
फोटॉन रुका मतलब वो कहीं टकरा गया, और टकरा गया तो एनर्जी को लॉस कर दिया, और अगर उसने सारी एनर्जी लॉस नहीं की है तो रिफ्लेक्ट होके जाएगा, तो अभी भी वो जिंदा होगा, तो अभी भी वो फोटॉन के नाम से जाना जाएगा। और वो वाकई में वो रुक गया है तो वो कुछ नहीं है, नथिंग, मतलब रुका हुआ फोटॉन कुछ है ही नहीं, फोटॉन का रेस्ट मास 0 माना गया है। तो एक फॉर्मूला ये हो गया मूविंग मास का, और ये हो गया hc बाई लेमडा, और नीचे वाला c स्क्वायर, एक c कट जाएगा, तो h अपॉन c लेमडा, ये फोटॉन के मूविंग मास का फार्मूला है। जो मूविंग मास है वो भी वेवलेंथ के इन्वर्सली है। इसका मतलब ये हुआ कि VIB GY/OR में VIB GY/OR में ये वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है उसकी एनर्जी भी ज़्यादा है, मोमेंटम भी ज़्यादा है, और उसका मूविंग मास भी ज़्यादा है। जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है उसकी एनर्जी, मोमेंटम और मूविंग मास तीनों की तीनों ही चीज़ें कम होंगी। तो ये प्लांक की क्वांटम थ्योरी हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है, और उसके बाद हम लोग आएंगे इस बात को समझेंगे कि किसी भी सोर्स ऑफ लाइट से पर सेकंड कितने फोटॉन निकलते हैं। और उसके पहले हम लोग एक बार इंटेंसिटी के बारे में वेव नेचर के हिसाब से एक बार बात कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। इंटेंसिटी ऑफ एनी सोर्स इज इक्वल टू एनर्जी जो निकल रही है पर सेकंड पर यूनिट एरिया। ये वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन रहता है। और एनर्जी पर सेकंड को हम लोग सोर्स की पावर भी कहते हैं, पावर ऑफ सोर्स अपॉन एरिया। इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर ऑफ सोर्स अपॉन एरिया। ये थोड़ा सा देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये इसके हिसाब से यूनिट होगी जूल पर सेकंड मीटर स्क्वायर, और इसके हिसाब से जो यूनिट बनेगी वो वाट पर मीटर स्क्वायर बनेगी। जूल पर सेकंड मीटर स्क्वायर, और इसके हिसाब से वाट पर मीटर स्क्वायर, ये सब बनेगा। अब निकालने जा रहे हैं कि एक लाइट बल्ब से कितने फोटॉन पर सेकंड निकलते हैं। तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया, और एनर्जी न जाने कितने फोटॉन निकलेंगे। तो एक फोटॉन की एनर्जी h न्यू, तो n फोटॉनों की एनर्जी NH न्यू अपॉन एरिया। ये हो गया I, और ये हो गया टाइम। ये सेकंड मतलब टाइम और एरिया मतलब A। तो नंबर ऑफ फोटॉन एमिटेड पर सेकंड इज इक्वल टू IA बाई H न्यू, और I और A के प्रोडक्ट को सोर्स की पावर कहते हैं। तो ये बना पावर अपॉन H न्यू। ये नंबर ऑफ फोटॉन निकालने का पहला तरीका हम लोगों ने सीख लिया, यानी कि सोर्स की पावर और एक फोटॉन की एनर्जी डिवाइड कर देंगे। सोर्स की पावर अपॉन एक फोटॉन की एनर्जी कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि इस सोर्स से कितने फोटॉन पर सेकंड निकल रहे हैं। हाँ, ये एक फार्मूला हो गया। पावर ऑफ सोर्स अपॉन एक फोटॉन की एनर्जी डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ फोटॉन कमिंग आउट फ्रॉम एनी लाइट सोर्स पर सेकंड आ जाएगा। आइए इसको आगे बढ़ाएं। n/t इज इक्वल टू पावर ऑफ सोर्स, और h न्यू को हम लोग लिखने जा रहे हैं c बाई लेमडा। तो लेमडा ऊपर जाएगा तो आ जाएगा 1/hc पावर इनटू वेवलेंथ ऑफ फोटॉन, और 1/hc को सॉल्व करने पर आता है 5 इंटू 10⁻²4, और इंटू क्या कर देंगे, पावर सोर्स की कर देंगे, और इंटू क्या कर देंगे, फोटॉन की वेवलेंथ कर देंगे। तो हमारे को
नंबर ऑफ फोटोन कमिंग आउट फ्रॉम अ लाइट सोर्स पर सेकेंड निकल के आ जाएगा। ठीक है ना। पावर को वॉट में लिखना है और लैम्डा को मीटर में ही लिखना है, एंगस्ट्रॉम में नहीं लिखना है। ये सब बातें बुकलेट में लिखी हुई हैं, वो आपको मिल जाएगा, देख लेना उसको। पावर को वॉट में, लैम्डा को मीटर में लिखना है और आंसर अपना आ जाएगा नंबर ऑफ फोटोन कमिंग आउट फ्रॉम अ लाइट सोर्स पर सेकेंड। लाइट सोर्स का मतलब हो गया अल्ट्रावायलेट सोर्स भी हो सकता है, विजिबल सोर्स भी हो सकता है और इंफ्रारेड सोर्स भी हो सकता है। ये फॉर्मूला बन गया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि फोटोन जब किसी सरफेस पर टकराते हैं तो वो उस पर कितना फोर्स लगाते हैं और वो उस पर कितना प्रेशर बनाते हैं, कितना फोर्स लगाते हैं और कितना प्रेशर बनाते हैं। ठीक है ना। तो आइए हम एक सरफेस मान लेते हैं जो कि परफेक्टली रिफ्लेक्टर है। परफेक्ट रिफ्लेक्टर है ये। परफेक्ट रिफ्लेक्टर से मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर n फोटोन टकराते हैं तो एक भी फोटोन एब्जॉर्ब नहीं होता है, बल्कि सारे के सारे फोटोन लौट आते हैं। 1 2 3 4 2 3 4 चारों लौट आते हैं। ये टक्कर के पहले का मोमेंटम और ये टक्कर के बाद का मोमेंटम। ठीक है ना। तो P इनिशियल क्या होगा, n फोटोन टकराए और n लौट आए तो एक फोटोन का मोमेंटम h बाई लेमडा, तो n फोटोनों का मोमेंटम nh बाई लेमडा। और जब वो लौटे तो डायरेक्शन बदल गई तो माइनस nh बाई लेमडा। तो चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे। चेंज इन मोमेंटम P फाइनल माइनस P इनिशियल, तो माइनस nh बाई लेमडा और माइनस nh बाई लेमडा, यानी ये आ गया माइनस का 2 nh बाई लेमडा। इस प्रकार से मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड होगा, मान जो होगा वो आ जाएगा 2nh बाई लेमडा। अब आइए फोर्स निकालने की तैयारी करें, जिसको हम लोग कहते हैं रेडिएशन फोर्स। रेडिएशन फोर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि रेडिएशन के गिरने से ये फोर्स बन रहा है। रेडिएशन के गिरने से बन रहा है। हाँ बिल्कुल। फोटोनों के गुच्छे को क्या कहते हैं बताओ? चलते हुए फोटोनों को क्या कहते हैं? रेडिएशन कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। तो फोर्स का न्यूटन के हिसाब से, न्यूटन ने जो फॉर्मूला दिया था, देखिए न्यूटन की भी हेल्प इन्होंने ले ली है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। तो इनके हिसाब से 2nh बाई लेमडा अपॉन में क्या आ गया बताइए? टाइम। तो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड लिखा हुआ है यहाँ पर। तो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड को हम लिख सकते हैं पावर अपॉन एक फोटोन की एनर्जी। ये हम लोगों ने फॉर्मूला अभी भी पढ़ा हुआ है। ये नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड ये होता है पावर ऑफ सोर्स अपॉन h न्यू, और यहाँ पे लिखा हुआ है h बाई लेमडा। तो यहाँ पर हम h से h कट कर देंगे। अभी h से h अभी हम कट कर देंगे। पहले हम सोच रहे हैं न्यू को c बाई लेमडा लिख लें, फिर कट करते हैं आराम से। तो ये लिखा हुआ है 2, फिर लिखा है पावर अपॉन hc, और लेमडा जो सबसे नीचे है वो कहाँ जाएगा? ऊपर। और h बाई लेमडा जैसे लिखा था वैसे लिखा है। ये सबसे नीचे लेमडा जो है ऊपर चला गया और h बाई लेमडा जैसे लिखा था वैसे ही लिखा हुआ है। इस प्रकार से h से h और लेमडा से लेमडा कैंसिल हो गया और एक बहुत ही फेमस फार्मूला हम लोगों को मालूम पड़ गया। 2 लिखेंगे, फिर पावर ऑफ सोर्स लिखेंगे और स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड कर देंगे तो रेडिएशन फोर्स आ जाएगा।
सोर्स की पावर वॉट में दी रहेगी, स्पीड ऑफ लाइट हमको मालूम ही रहती है, हम ये फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं रेडिएशन प्रेशर की। तो रेडिएशन प्रेशर इज इक्वल टू होगा रेडिएशन फोर्स पर यूनिट एरिया। सभी को मालूम है प्रेशर का मतलब होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। जैसे आप अपने पैरों से जमीन में कितनी ताकत लगा रहे हैं, तो आप ताकत लगा रहे हैं mg, और पैरों का जो एरिया है, जो पैर है जूते का जो एरिया है उससे डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा। प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हमने 2 पावर अपॉन c में एरिया से डिवाइड किया। और बहुत अच्छे से समझने वाली बात है, इंटेंसिटी की डेफिनेशन दैट इज कॉल्ड एनर्जी पर सेकेंड। मतलब बताइए, एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। इंटेंसिटी बार बार लिखोगे, बोलोगे, सब याद रहेगा, नहीं तो नहीं याद रहेगा। इंटेंसिटी क्या होता है, एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, और एनर्जी पर सेकेंड मतलब पावर। तो पावर अपॉन एरिया मतलब हो गया इंटेंसिटी। तो प्रेशर का फॉर्मूला हो गया 2I/C। रेडिएशन प्रेशर का फॉर्मूला आ गया। अब क्योंकि हम लोग प्लान क्वांटम थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में थोड़ा यहाँ पर विचार करेंगे। और बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पूरा एक चैप्टर है जो एक टर्म में खत्म होता है, वो पूरा चैप्टर एक टर्म में पढ़ाएंगे ही। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। तो एक्चुअली वहां पर आपको पढ़ाएंगे कि I/C क्या कहलाता है। इज कॉल्ड एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ रेडिएशन। एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ रेडिएशन, एवरेज एनर्जी डेंसिटी विच इज इक्वल टू एवरेज एनर्जी डेंसिटी, जो कि किसके बराबर होती है बता रहे हैं। ये देखिए, ये एक रेडिएशन जा रहा है स्पीड ऑफ लाइट से, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, और ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन है। तो ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस हैं वाई डायरेक्शन में। ये इसका मैक्सिमम वैल्यू यानी कि एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये एम्पलीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्या हो गया, कुछ हुआ नहीं, हंस रहे। कॉमन सेंस बहुत है मेरे पास, है ना? कॉमन सेंस बहुत है। पहले लग रहा था पहले पॉइंट डालो, फिर हंस रहे हैं। इसका मतलब है क्या? और ये है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, वाइब्रेट कर रहे हैं। हाँ, ऑल्टरनेटिंग है भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्टरनेटिंग होती है, मैग्नेटिक फील्ड भी ऑल्टरनेटिंग होती है। ये इसका एम्पलीट्यूड है B0। ये जो येलो कलर से बना रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है E0, और ये मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है B0। तो हम ये बताने जा रहे थे कि I/C इज कॉल्ड एवरेज एनर्जी डेंसिटी विच इज इक्वल टू एक्चुअली E0 B0 अपॉन 2 μ0 C जूल पर मीटर क्यूब। एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम।
आई बाई सी जो यहाँ लिखा हुआ है ना, आई बाई सी, इसको एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ रेडिएशन भी कहा जाता है। और ई नॉट को हम लोग लिखेंगे √2 ERMS, ऑल्टरनेटिंग है तो √2 BRMS अपॉन 2 म्यू नॉट C, तो √2 बन गया 2, ये हो गया कैंसिल, तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी का नया फॉर्मूला बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड की RMS वैल्यू इनटू मैग्नेटिक फील्ड की RMS वैल्यू अपॉन म्यू नॉट C, ठीक है ना। तो ये इतनी बात हम लोगों ने और सीख ली। तो अब अगर हमसे कोई कहता है कि रेडिएशन प्रेशर का कोई नया फॉर्मूला बताइए, तो रेडिएशन प्रेशर का हमारा ऑल्टरनेटिव फार्मूला एक और है, और वो है 2I/C, और I/C की जगह पर क्या लिखेंगे, E0 B0 अपॉन 2 म्यू नॉट C, 2 से 2 काट के ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। या अगर RMS के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, वहां पर RMS के फॉर्म में वैल्यू रख दो, 2 तो लिखा ही हुआ है, और ERMS और BRMS, और RMS के फॉर्म में जब लिखते हैं तो नीचे 2 तो होता नहीं है। ये सब याद मत करिए, ये याद रखना चाहिए। और I/C एवरेज एनर्जी डेंसिटी है, ये याद रखना चाहिए। और ये मालूम ही होना चाहिए कि RMS वैल्यू कैसे आती है। RMS वैल्यू आती है पीक वैल्यू अपॉन √2 करने से आती है ना, पीक वैल्यू बाई √2। तो जो पीक वैल्यू होगी वो √2 ERMS होगी। वो सब रख के अपना जो नया आंसर बना, यहाँ से न्यूमेरिकल नहीं आएगा, यहाँ से ऐसा ही फार्मूला आ जाता है कि बताइए इनमें से कौन सा फार्मूला रेडिएशन प्रेशर के लिए सही फार्मूला है। न्यूमेरिकल की यहाँ कोई बात नहीं है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ लिया है प्लांक क्वांटम थ्योरी, नहीं उसके पहले हम लोगों ने मिल्टन से एक्सपेरिमेंट भी पढ़ा था, उसके सवाल लगाए थे, कुछ थ्योरी के सवाल भी लगाए थे। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था मिल्टन से इक्वेशन भी पढ़ी थी हम लोगों ने। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था प्लांक क्वांटम थ्योरी, और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ लिया है कि एक सोर्स से कितने फोटॉन पर सेकंड निकलते हैं, और फिर पढ़ लिया है कि जब रेडिएशन किसी दीवार पर गिरता है तो कितना फोर्स लगाता है और कितना प्रेशर लगाता है। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया है कि I/C को क्या कहते हैं, I इंटेंसिटी ऑफ सोर्स है और C स्पीड ऑफ लाइट है। I/C को हम लोग कहते हैं एवरेज एनर्जी डेंसिटी जूल पर मीटर क्यूब, जिसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ाया जाएगा फॉर्मूला ये, और RMS के फॉर्म में ये फॉर्मूला है। पीक वैल्यू के फॉर्म में जब फॉर्मूला होगा तो नीचे 2 होगा, RMS के फॉर्म में जब फॉर्मूला होगा तो नीचे 2 नहीं होगा, बस इतनी सी बात है। तो ये प्लांक क्वांटम थ्योरी भी खत्म हो गया। अब हमें इसमें फोर्स में एक बात और डिस्कस करनी है कि अगर सरफेस में कोई रेडिएशन तिरछा टकरा जाए, ये फॉर्मूला देखिए रहिएगा। तो जैसे हम लोग मैकेनिक्स में पढ़ा करते थे कि बॉल सीधे टकराता था या पानी सीधे टकराता था, और कभी कभी वो टेढ़ा टकरा जाता था ऐसे। तो अगर ऐसे टकरा जाता था तो हम लोग कंपोनेंट किया करते थे, और जब कंपोनेंट किया करते थे तो ये वाला कंपोनेंट कॉस हुआ करता था, ये वाला साइन हुआ करता था। ऐसे यहाँ पर ये वाला कॉस हुआ करता था, ये वाला साइन हुआ करता था। साइन वाले कंपोनेंट में कोई चेंज इन मोमेंटम नहीं होता था, वो चेंज इन मोमेंटम इसमें होता था, कॉस वाले में। तो अब जो फोर्स का नया फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, 2 बनेगा, 2 पावर, हाँ लिखा तो क्या हो रहा है, 2 पावर बाई C, और साथ में क्या आ जाएगा cos थीटा। और रेडिएशन प्रेशर का फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ, 2I/C, और साथ में क्या आ जाएगा बताइए, cos थीटा। मतलब तिरछा अगर फोटॉन टकराएगा तो ये वो उस फॉर्मूले में आगे cos थीटा और लगाकर अपने आंसर को बना लेना। अच्छा, तीसरी बात हमको ये बतानी कि अगर सरफेस परफेक्टली एब्जॉर्बर हो, यानी कि जितने फोटॉन उस पर गिरे उनमें से सारे एब्जॉर्ब हो जाएं और एक भी वापस लौटने ना पाए, तो इनिशियल मोमेंटम होगा NH/λ, और लौटने वाला कोई मोमेंटम नहीं होगा, कोई फोटॉन लौटा ही नहीं।
इस प्रकार से चेंज इन मोमेंटम केवल इतना ही हो जाएगा और इसलिए आंसर में 2 नहीं लग पाएगा। तो अब रेडिएशन फोर्स का जो फॉर्मूला होगा वो होगा पावर बाई सी और रेडिएशन प्रेशर का जो फॉर्मूला होगा वो I बाई सी होगा। 2 नहीं लगेगा, ठीक है ना। ये परफेक्टली रिफ्लेक्टर सरफेस हेड ऑन कोलिजन है, ये परफेक्टली रिफ्लेक्टर सरफेस ऑब्लिक कोलिजन है और ये परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस के लिए सवाल है। इसके अलावा तुम्हारा कोई सवाल यहाँ से नहीं बनता। तो हम लोगों ने हर प्रकार के रेडिएशन फोर्स और रेडिएशन प्रेशर के बारे में समझ लिया है। अब प्लांक क्वांटम थ्योरी की क्वेश्चन बाकी है जो हम लोग कल करेंगे। प्लांक क्वांटम थ्योरी के क्वेश्चन हैं और उसके बाद मैटर वेव है, यानी कि ये चैप्टर कल खत्म हो जाएगा और कल ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इतना आप लोग तैयार कर लीजिए, कल ये चैप्टर खत्म करेंगे और उसके बाद हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करेंगे और वो है सेमीकंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो पहले कल हम लोग प्लांक क्वांटम थ्योरी के सवाल लगा लें, डी ब्रॉगली वेव पढ़ लें, खत्म कर लें। उतना कल उतना ही होगा, जितना टाइम का क्लास होता है उतने टाइम में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा बस। लेकिन सेमीकंडक्टर स्टार्ट नहीं होगा, सेमीकंडक्टर हम लोग उसके बाद के टर्म में स्टार्ट करेंगे बुकलेट के साथ। चलिए, ज़्यादा देर पढ़ाई हो नहीं पाया।